भारत की मृदा, सॉइल ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में भारत में मिट्टी के प्रकार, मिट्टी अपरदन के कारण और उनके संरक्षण से रिलेटेड डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मिट्टी होता क्या है। धरातल पर चट्टानों के खंडित और चूर चूर होने से बनी वह पतली परत है जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं या उगाए जाते हैं। यह एक बेसिक परिभाषा हो सकता है मिट्टी का। खरपतवार और मृत जीवों के सड़ने गलने से उसमें जीवांश, जिसे इंग्लिश में ह्यूमस कहते हैं, भी मिला करते हैं। जीवांश नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें जीवों का अंश हो। वो खरपतवार यानी कि पेड़ पौधे के हो सकते हैं या मृत जीवों के शरीर हो सकते हैं। जीवांश की मात्रा जितनी ही अधिक होगी वह मिट्टी में उतनी ही अधिक उर्वरा शक्ति बढ़ाने में समर्थ होगी। जिस मिट्टी में जीवांश की मात्रा जितनी अधिक होगी उसकी उर्वरा शक्ति उतनी ही अधिक होगी। मिट्टी के निर्माण में बहुत समय लगता है। स्थान और जलवायु के अनुसार इसके रंग रूप, गुण आदि में भिन्नता पाई जाती है। ये भी हम लोग जानते हैं कि कृषि का मूलभूत संसाधन जो है वो मिट्टी ही है। पेडोलॉजी जो है मिट्टी अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं। मृदा विज्ञान नहीं आएगा क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट इसे डायरेक्ट जान जाएंगे कि वो मिट्टी के अध्ययन को ही कर रहा। तो जनरली क्वेश्चन जो रहता है एग्जाम में वो पेडोलॉजी लिखा रहता है। पेडोलॉजी जो है किसका अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में, तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। भारत की सभी मिट्टियों में प्राय 3 तत्वों की कमी होती है। वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। अभी जस्ट जब हम लोग प्रकार देखेंगे मिट्टी का तो उसमें हम लोग देखेंगे कि मिट्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक होती है प्रचुरता और एक होती है कमी। तो कमी वाले जो पॉइंट है उसमें हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस आंख मूंद कर लिख देंगे तो वो सही ही होगा। अब देख लेते हैं कि ह्यूमस क्या है। ह्यूमस जो है एक भूरा काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है जो कि पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने यानी कि विघटन से बनता है। मिट्टी निर्माण के आधारभूत कारक, मिट्टी बनने के लिए ये कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट्स हैं, जिनमें कि मूल चट्टान, पेरेंट रॉक्स होना जरूरी है। उच्च चावच यानी कि रिलीफ जो है, किस तरह का लैंडफॉर्म है वो, स्थानीय स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और समय की लंबी अवधि, ये सारी चीजें मिलकर ही मिट्टी का निर्माण करती है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो लंबी अवधि यानी कि जो टाइम पीरियड है काफी लगता है, लाखों साल लग जाते हैं मिट्टी बनने में। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय मिट्टी के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडियन सॉइल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICAR कहते हैं, यानी कि ICAR ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। और वो वर्ग हैं, नंबर फर्स्ट जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी, इंग्लिश में इसे अलुवियल सॉइल कहते हैं। काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी, इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं। लाल मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी, पांचवा है शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, 6 नंबर में है पर्वतीय मिट्टी, 7 में है क्षारीय और लवण युक्त मिट्टी और 8 में है दलदली मिट्टी। इसका परसेंटेज भी हम लोग देख लेते हैं। ये परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है और खासकर देखिए दोमट मिट्टी जो है यानी कि जलोढ़ मिट्टी है, इसमें ये बढ़ेगा। हो सकता है कि पर्वतीय मिट्टी या शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी में कमी आए, क्योंकि हम लोग या तो इरिगेशन करके या फिर जो बंजर भूमि है उसको एग्रीकल्चर के योग बना के हम लोग उसे जलोढ़ मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो फाइनली मिला के सब जब होगा तो उसे 100% कर देना है। इधर हो सकता है कि यहाँ पे 44 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आप घटा बढ़ाकर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जब जोड़ेंगे तो वो 100% आ जाना चाहिए, ये दिमाग में रखना चाहिए हमें। तो हमने देखा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आयकर के अकॉर्डिंग भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। तो अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं जलोढ़ मिट्टी से, जो कि पहला अपना डिवीजन है जलोढ़ मिट्टी। फर्स्ट जो है जलोढ़ मिट्टी। कोई भी जब हम लोग मिट्टी देखेंगे या किसी भी टॉपिक पर हम लोग जियोग्राफी में बात करते हैं तो उसका सबसे पहले वितरण या क्षेत्र कि वो किस लोकेशन में है यानी कि उसकी लोकेलिटी क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम लोग भारत का मैप ड्रॉ करें तो भारत के मैप पर इस तरह से कुछ दोमट मिट्टी की मैप दिखेगी। ये पूरा नॉर्थ इंडिया
और ये जो है अपना दोनों साइड में ये है कोस्टल मैदान यानी कि तटीय मैदान जो है। वितरण जो है उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र पूरा और समुद्र तटीय मैदान ये दोनों तरफ में, ये वेस्टर्न में और ये ईस्टर्न में। तो ये हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान और ये हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान, क्योंकि ये पश्चिम में है तो पश्चिम तटीय मैदान। और साथ में असम यानी कि ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी ये वाला पोर्शन, पश्चिम बंगाल का मैदानी भाग, ये पश्चिम बंगाल का मैदानी भाग, ये पहाड़ी भाग नहीं मैदानी भाग, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी कहीं कहीं जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कुछ नोट देख लेते हैं। सिंचाई की सुविधा से ऊपरी पश्चिमी राजस्थान की रेतीली भूमि अब जलोढ़ मिट्टी बन रही है। ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपरी जो है श्रीगंगानगर जो है राजस्थान में, यहाँ पर अब कृषि काफी अच्छे पैमाने पर की जाती है और उसका मेन रीजन है सिंचाई। नलकूपों से सिंचाई करें या नहर से करें तो वो मिट्टी जो है जलोढ़ में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें प्रचुरता जो है चूना तथा पोटासियम की है और कमी जो है नाइट्रोजन और ह्यूमस की। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि हर एक मिट्टी में, भारत की मिट्टी में 3 चीजें कमी पाई जा सकती है, जिसमें कि नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस था। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती हैं, एक है खादर और दूसरा है बांगर। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, इसको लेकर हम लोग समझते हैं खादर और बांगर होता क्या है। सबसे पहले जस्ट इसके ऊपर जो है ये हिमालय है, 3 रेंजेस है हिमालय की और शिवालिक है, और जस्ट शिवालिक से सटे हुए चीज को हम लोग भावर कहते हैं। और फिर आता है तराई, और अब ये मैदानी क्षेत्र आ गया। यहां पर मान लीजिए कि गंगा यहां से निकल रही है उत्तराखंड से, और ये इस तरह से इसका मतलब कि बहने का ये इसका रास्ता है उत्तर प्रदेश में, और इसके जस्ट ऊपर से यहां से यमुना रिवर भी आई, ये यमुना रिवर हो गया और ये गंगा रिवर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये खादर क्या है और बांगर क्या है। बांगर को हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और खादर को नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी के जो 2 प्रकार हैं, ये बनते कैसे हैं। गंगा हर एक साल जो अपने साथ पानी के साथ साथ जो थोड़ा बहुत बाढ़ आता है तो वो इस इलाके में जो फैल जाती है हर एक साल, इसे खादर कहते हैं। और जो मान लीजिए कि थोड़ा सा दूर गया, 5 से 10 साल के बीच में जो बहुत बड़ा बाढ़ आता है तो वो ज्यादा दूर तक फैल जाता है। तो यहां पर जो मिट्टी छोड़कर जाएगी गंगा रिवर, उसे हम लोग पुरानी जलोढ़ यानी कि बांगर कहेंगे। और 2 नदियों के बीच में जो भूमि यहां पर बनेगा ये कहलाएगा दोआब। जैसे गंगा और यमुना के भी बीच में जहां पर ये संगम होता है, मान लीजिए कि प्रयागराज, तो यहां पर दोआब बनेगा। ये साइड जो है वो दोआब कहलाएगा गंगा और यमुना का। तो आई होप शो कि अब हम लोगों को क्लियर हो गया कि खादर क्या है और बांगर क्या है और कैसे इसका निर्माण होता है। ये सारी चीजें जब हम लोग एक बार फिजियोजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, डिटेल्स में वहां पर पढ़ेंगे जब हिमालय वाला में, और या फिर मैदानी क्षेत्र वाला जो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग मिट्टी पढ़ रहे हैं, तो मिट्टी को हम लोगों ने देखा कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो खादर और बांगर में भी डिवाइड है। खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी है, बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो हर एक 4 से 5 साल के बाद बनती है, और खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी हर एक साल बनती रहती है। और बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि धान, गेहूं, गन्ना, जूट और फल सब्जियां के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मिट्टी। सेकेंड जो है अपना काली मिट्टी, ये वेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है और ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर वर्ग में है। उसी तरह से जलोढ़ मिट्टी जो है अपना लगभग 14 स्क्वायर किलोमीटर है, 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इंडिया का टोटल एरिया है, टोटल एरिया ऑफ इंडिया जो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हो गया। 50% के आसपास जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। जो अभी हम लोग 43% देख रहे थे ना, तो वो बढ़कर लगभग 45% के आसपास आ जाती है। तो ये ध्यान में रखना है। और ये जितना सारा डेटा लिखा सा रहा, जैसे 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर लिखे, तो ये अप्रोक्सीमेटली है लगभग। अब हम लोग देखते हैं काली मिट्टी।
काली मिट्टी लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी है और बेसाल्ट जो चट्टाने हैं वो ज्वालामुखी विस्फोट से आई हैं। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उससे लावा निकलता है और यही लावा जो है बेसाल्ट बनता है और फिर ये बेसाल्ट जो है काली मिट्टी बन जाती है। अभी हम लोगों ने देखा कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों से बनती है, उसी तरह से काली मिट्टी कहाँ से बनती है? वो बेसाल्ट चट्टानों से मिलती है। वितरण अब इसका देखते हैं, यानी कि क्षेत्र। अधिकतम जो है सबसे ज्यादा जो है काली मिट्टी महाराष्ट्र में है, फिर गुजरात, दक्षिण मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटका, पश्चिमी आंध्र प्रदेश। ये वाला जो पूरा प्रोपोर्शन दिख रहा है पेनिनसुलर इंडिया का, ये है काली मिट्टी का क्षेत्र। काला रंग इसलिए होता है इसका कि क्योंकि इसमें टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एक तरह का पदार्थ है जिसके चलते इसका काला रंग होता है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के चलते। अब इसकी कुछ विशेषताएं हम लोग देखते हैं। काली मिट्टी जो है इसे जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं, इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि रेगूर सॉइल यानी कि रेगूर मिट्टी किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी का ही एक और नाम है रेगूर। जूते हुए खेत की मिट्टी क्यों कहते हैं काली मिट्टी को? क्योंकि इसमें जल सोखने की क्षमता सबसे अधिक होने के चलते जब ये सूख जाती है तो ये फट जाती है, इसमें दरारें आ जाती हैं, इसलिए इसे जूते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। क्योंकि ये जब दरारें आ जाती हैं तो इसको जोतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें सीड डाल दीजिए किसी भी क्रॉप का, तो वो कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिक्स बाहर आ जाएगा। प्रचुरता, इसमें लोहांश यानी कि लोहे की मात्रा, चूना, पोटास, मैग्नीशियम की मात्रा होती है और कमी जो है फास्फोरस, जीवांश और नाइट्रोजन यानी कि फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। और ये काफी फेमस है कपास, तंबाकू, गन्ना, तिलहन, मूंगफली और नींबू की खेती के लिए। नींबू यानी कि संतरा की जो खेती है वो यही नासिक में ना होती है सबसे ज्यादा संतरा की खेती। तो ये अपना काली मिट्टी रहा। अब हम लोग देखते हैं लाल मिट्टी। इसका जो एरिया है ये 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अब हम लोग एक बार सबको कंप्रेस करके ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी अपने भारत में मिलती है। तो फर्स्ट में हम लोगों ने देखा जलोढ़ मिट्टी, दूसरे में है लाल मिट्टी 6 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में है, और काली मिट्टी जो है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। इसका रंग जो है लाल इसलिए होता है क्योंकि इसे लाल मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाल दिखता है। तो क्यों दिखता है? तो फेरिक ऑक्साइड के चलते लाल रंग दिखता है। लोहा और सिलिका की इसमें अधिकता होती है और ये इसका इंडिया के मैप पर क्षेत्र हो गया। अधिकतम तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और भी छोटे छोटे पैचेज हैं वहां पे लाल मिट्टी मिलती है। राजस्थान में भी हम लोग दिखा सकते हैं। ग्रेनाइट नाइस चट्टानों के विघटन से बनी है। जलोढ़ मिट्टी नदी से बनी है, काली मिट्टी बेसाल्ट से बनी है और लाल मिट्टी जो है ग्रेनाइट नाइस चट्टानों के विघटन से बनी है। जब रेड सॉइल जो है जल को सोख लेती है तो यह जलयोजित मिट्टी कहलाती है। क्योंकि जल इसमें आ गया है तब इसका रंग लाल के जगह पीला हो जाता है। तो कभी कभी इसे पीला मिट्टी भी कहते हैं। तो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी जो है एक ही है। लोहा एल्युमिनियम की अधिकता होती है और कमी पोटास, नाइट्रोजन, चूना और जीवांश। वो पूरा जो तीन जो हम लोग रटे हुए हैं कमी वही लिख देना है। फसल जो है ये फेमस फॉर बाजरा के लिए है। लाल मिट्टी जो है काफी फेमस है बाजरे के लिए। अब हम लोग देखते हैं अपना चौथा जो हमारा कैटेगरी है वो है लेटेराइट मिट्टी का। अत्यधिक गर्म इलाके में ये होती है और जहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। इसका जो इसमें जो अधिकता होती है वो लोह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है और लोह ऑक्साइड के ही चलते लेटेराइट मिट्टी का भी रंग जो होता है लाल दिखता है। इसमें लीचिंग, जिसे हिंदी में निस्सालन प्रक्रिया कहते हैं, होते रहती है। जनरली लीचिंग आता है कि लीचिंग किस मिट्टी में होती है, तो लेटेराइट मिट्टी में होती है। और ये पैचेस में मिलते हैं इंडिया में। जनरली महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, कुछ हिस्सा जो है जहां पर सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होगी और गर्म इलाका होगा, जैसे मेघालय के कुछ क्षेत्र में मिलता है। सर्वाधिक केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय। और ये जो है फसल इसमें कॉफी, चाय, काजू के लिए काफी फेमस है। और ये जो मिट्टी है ईंट बनाने के लिए काफी उत्तम मानी जाती है इसके लीचिंग प्रोसेस के चलते।
क्योंकि इसे गूंथने में काफी आसानी होती है। अब देखते हैं अपना पांचवा डिवीजन, शुष्क या मरुस्थलीय, जिसे रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। ये लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यह जो है शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान में मिलता है। नाम से ही पता चल रहा, शुष्क या मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी, तो ये इसका लगभग इलाका हो जाता है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से रिलेटेड। विशेषताएं, इसमें लवण का यानी कि साल्ट का जो अंश है मिलता है, फास्फोरस की अधिकता होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है। सिंचाई की सुविधाएं मिलने पर ही इस मिट्टी का उपयोग कृषि कार्य में किया जा सकता है। ज्वार, रागी, बाजरा, कपास इसके लिए काफी मतलब कि इंपॉर्टेंट क्रॉप माने जाते हैं। शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान में ज्वार, रागी, बाजरा, कपास की खेती होती है। अब अपना 6 कैटेगरी देखते हैं, पर्वतीय मिट्टी, यानी कि जो पर्वतों में मिलती हो, 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इनका वितरण हिमालय यानी कि हिमाचल वाले क्षेत्र में, मेघालय, नीलगिरी की पहाड़ों पर होता है। हिमालय में हिमाचल, उत्तराखंड में ये सारी चीजें होंगी, अरुणाचल में होगा, मेघालय में होगा। मेघालय जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, ये इंडियन पेनिनसुला का पार्ट है। हम लोग डिवीजन में फिजियो जियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया में देखेंगे। विशेषताएं, जैविक अंश की अधिकता इसमें मिलती है क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय भागों में स्थित घाटियों के गहरी मिट्टी मिलने से कृषि कार्य में सुविधा भी होती है। टी, कॉफी और मसाले के लिए काफी फेमस है। जैविक अंश क्यों मिलता है यानी कि ह्यूमस क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो सड़े गले पत्ते हैं, क्योंकि वहां पर पहाड़ों पर पत्ते होते हैं पर्वतीय इलाकों में, तो पेड़ पौधों की अधिकता के चलते वो जब गिरेंगे उसके पत्ती तो वो विघटन होंगे, इसलिए वहां पर जीवांश की मात्रा इसमें अधिक होगी। ये अभी हम लोगों ने देखा अपना 6 ग्रुप। अब हम लोग देखते हैं अपना 7वां कैटेगरी, जो है क्षारीय और लवण युक्त मिट्टियां। सभी जलवायु क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। इंडिया के पैचेज में हर एक छोटे छोटे जगह पर मिलेंगी। ये मिट्टी रेतीली और दोमट दोनों हो सकती है। चूना और नाइट्रोजन का अभाव रहता है। इसे ऊसर, राकर, रेह, कल्लर, चौपन आदि अनेक स्थानीय नामों से पुकारते हैं। प्राय बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट से युक्त यह मिट्टी गरीबों या धोबियों द्वारा कपड़ा साफ करने के लिए भी प्रयोग में की जाती है। यह मिट्टी चकबंदी के बाद समृद्ध किसान इसमें पर्याप्त चूना या जिप्सम डालकर उर्वरक बना रहे हैं। तंबाकू के लिए यह काफी उत्तम है। यानी कि क्षारीय और लवण युक्त को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए हम उसमें उस मिट्टी में जिप्सम मिलाएंगे तो वो क्या होगा कि वो मिट्टी जो है उर्वर बन जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं अपना 8वां जो पॉइंट है, दलदली मिट्टियां, जहां सदा नमी हो। सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है दलदली मिट्टी। जैसे केरल, ओडिशा, सुंदरवन में ये काफी मिलती हैं। इसमें वनस्पति के अंश और जीवाणु पदार्थों की अधिकता रहती है। ये अपना 8वां पार्ट हो गया। अब हम लोग कुछ और कैटेगरी देखते हैं। तो अभी एक पार्ट हुआ हमारा जिसमें कि हम लोगों ने डिटेल्स में देखा कि भारत में मिट्टी के कितने प्रकार हैं। 1956 में भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी की मृदाओं का अध्ययन किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन संस्थान ने भारत के विभिन्न भागों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की मृदा वर्गीकरण पद्धति पर किया और इनका वर्गीकरण किया। और यह जो है प्रकाशन 2004 के अकॉर्डिंग है। हमने 8 पार्ट तो वो देखा जो कि आयकर ने जो डिवाइड किया है, और ये भी 8 पार्ट हम लोग देख लें, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ये है मृदा यानी कि मिट्टी का वर्गीकरण और ये है इनका प्रतिशत। मान लीजिए कि हमारे इंडिया का पूरा जो है वो 100% है, तो 100% में 39.7% जो है वो है इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, तीसरा है एल्फीसोल्स, चौथा है वर्टिसोल्स, पांचवा है एरिडीसोल्स, 6 है अल्टीसोल्स, 7वां है मालीसोल्स और 8 में है अन्य। और जब हम लोग कुल ऐड करेंगे तो ये 100% हो जाएंगे। तो ये एक बेसिक मतलब कि ये अप्रोक्सीमेटली है सारा डिवीजन, हमें याद रखना होगा, एटलीस्ट नाम याद करना होगा क्योंकि क्रोनोलॉजी वे में पूछ लेता है। तो सबसे पहले इंसेप्टिसोल्स, फिर है एंटीसोल्स, उसके बाद है एल्फीसोल्स और चौथा में है वर्टिसोल्स, पांचवा में है एरिडीसोल्स। तो इस तरह से आप 8 देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना मिट्टी का ये टोटल अब टाइप्स क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं भू अवमूलन यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन।
सॉइल डिग्रेडेशन जो है दो तरह से हो सकती हैं। एक हो सकता है मृदा अवकर्षण, जिसे सॉइल डिग्रेडेशन भी कहते हैं, और सॉइल डिग्रेडेशन भू अवमूलन को भी कहते हैं। और दूसरा हो सकता है मृदा अपरदन, जिसे इंग्लिश में सॉइल इरोजन कहते हैं। मृदा अवकर्षण में क्या होता है कि केवल रासायनिक पदार्थों की मात्रा में कमी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी सॉइल का कुछ कंपोजिशन है, हमने उसमें गलत तरीके से खेती किया, जिसके चलते उसकी उर्वरक शक्ति है वो खत्म हो गई, यानी कि रासायनिक पदार्थ की कमी हो गई, उसे हम लोग कहेंगे सॉइल डिग्रेडेशन। लेकिन मिट्टी का कटाव हो जाए, यानी कि मिट्टी मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में थी और ये बहकर चली गई मध्य प्रदेश में, तब हम उसे कहेंगे सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी का कटाव हो जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। मिट्टी में उपस्थित लवण और तत्व पौधों के विकास तथा फल उत्पादन के लिए आवश्यक रसायनों या पदार्थों के प्रमुख स्रोत होते हैं। मिट्टी की उपजाऊ परत वस्तुतः मृदा कहलाती है। मृदा के इस गुण में कमी अर्थात उर्वरता का कम होना मृदा अवमूलन कहलाता है। मिट्टी में उपस्थित लवण और तत्वों के ही चलते तो फल निकलते हैं, सेब बनते हैं, ऑरेंज बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? मिट्टी से ही बनते हैं। लेकिन यदि इनमें कमी हो जाए तो सारा मिट्टी ही खराब हो जाए। तो जब इस तरह की मिट्टी में पदार्थों की कमी हो जाए, उसके रासायनिक पदार्थों की कमी हो जाए, तब हम उसे मृदा अवमूलन कहते हैं। मृदा अवकर्षण यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन, अब देखते हैं क्या है कि मृदा में रासायनिक पदार्थों की कमी होने के कारण पहला, एक ही फसल बार बार लगाना, धान की खेती में धान ही हर एक बार करना, अनियंत्रित सिंचाई, कीटाणुनाशकों का अधिक उपयोग। अब हम लोग देखते हैं मृदा अवकर्षण या पोषकता का निवारण। चूंकि इसमें मिट्टी का स्थानांतरण नहीं होता, केवल रसायनों की मात्रा असंतुलित हो जाती है, अतः इसका निवारण कृत्रिम रसायनों या अन्य विधियों से संभव है। अब हम लोग देखते हैं मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। अनेक प्राकृतिक कारणों से मिट्टी के ऊपरी आवरण अर्थात उपजाऊ मृदा के कुछ अंश का हट कर अन्यत्र चले जाने की क्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। देश के अनेक भागों में मृदा की एक पतली परत ही होती है। थोड़े भाग के भी कट जाने से बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मिट्टी कटाव एक गंभीर समस्या। पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड से मिट्टी कट रही है। मैदानी भागों में बाढ़ के चलते ये ज्यादा कटाव होती है। भूस्खलन जैसे हो जाएगा तो भूस्खलन के साथ साथ क्या होती है, नदी में वो चले जाएंगे भूस्खलन से मिट्टी, और वो सारे मिट्टी जो है ले जाकर कहीं और चले जाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में समस्या हो जाएंगी। और मैदानी भागों में फ्लड के चलते क्या है कि काट देंगी, जैसे कि बिहार में कोसी रिवर काट देती है और फिर वो गंगा के थ्रू पूरे तरह से ले जाकर कहाँ लेके चले जाएगी, बे ऑफ बंगाल में। तो इस तरह से मिट्टी कटाव जो है एक गंभीर समस्या है। और कैसे होती है, तो ऐसे होती है। अब हम लोग देखते हैं कि भूमि का कटाव दोनों रूपों में हो रहा है। एक है नाली नुमा, जिसे गली इरोजन कहते हैं, और एक है स्तरीय यानी कि सीट इरोजन। गली इरोजन में पूरी तरह से एक गली बन जाती है, नाली बन जाता है, और मिट्टी एक ही बार में बहुत ज्यादा कटाव हो जाता है। तो ये अपना मिट्टी कटाव के प्रकार रहे या रूप जिसको कह सकते हैं, जिसमें गली इरोजन और सीट इरोजन आता है। मिट्टी के कटाव के कई कारण हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, भारी और मूसलाधार वर्षा, कृषि का अवैज्ञानिक ढंग अपनाना, दोषयुक्त फसल चक्र अपनाना, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई या वनोन्मूलन, अत्यधिक पशुचारण, पहाड़ी ढालों पर वनों का सफाया कर कृषि कार्य को बढ़ावा, जैसे मेघालय और नीलगिरी में, और स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है, ये भी इसके मिट्टी कटाव के कारण हो सकते हैं। मिट्टी कटाव के दुष्परिणाम, इसके दुष्परिणाम खासकर नदी घाटियों में देखने को मिलते हैं, जबकि देश के अन्य भाग इससे अछूते नहीं है। चंबल घाटी में खंड या जिसे बिहड़ कहते हैं, इंग्लिश में उसे रेबिन कहते हैं, काफी फेमस है चंबल घाटी का बिहड़। देश को इन बिहड़ों से प्रतिवर्ष हजारों हेक्टेयर भूमि गंवानी पड़ रही है। मिट्टी के कटाव से बाढ़ में वृद्धि होती है। नदियां अपने मार्ग बदलने लगी हैं, जिससे उनके मार्ग में बालू एकत्र हो जाते हैं, और वो जो खेती योग्य जो भूमि थी अब उसमें बालू ही बालू दिखने लगती है। क्षतिग्रस्त भूमि तथा मरुस्थल का विस्तार हो जाता है। भूमिगत जल का स्तर भी गिर जाता है। भारत में बिहड़ क्षेत्र यानी कि रेबिन जो है
वो लाख हेक्टेयर में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो बीहड़ है, राजस्थान, गुजरात, बिहार आप देख सकते हैं ये 6 लाख हेक्टेयर में है, तमिलनाडु में 0.6, वेस्ट बंगाल में 1, पंजाब में 1.2, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा कम है 0.2 लाख हेक्टेयर ही है। तो ये हम लोगों ने देखा मिट्टी कटाव के दुष्परिणाम। अब हम लोग देखते हैं कि मिट्टी कटाव जब हो रहे हैं तो उसके रोकने के कुछ उपाय भी होंगे। तो मिट्टी कटाव को रोकने के उपाय, नंबर फर्स्ट हमें करना चाहिए कंटूर प्लगिंग एंड स्ट्रिप कल्टीवेशन, या इसे स्टेप कल्टीवेशन भी कहते हैं, हिंदी में इसे सुपानी कृषि कहते हैं। कंटूर जो प्लगिंग होती है यानी कि सीढ़ी नुमा बनाकर खेती करना, जगह को सीढ़ी नुमा बनाना, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होती है, खासकर हिमालय नीलगिरी क्षेत्रों में ये काफी प्रचलित है। दूसरा वृक्षारोपण करना है, फसल चक्रण यानी कि रोटेशन ऑफ क्रॉप करना है, केवल एक ही फसल हर एक साल नहीं लगाने हैं, भूमि का समतलीकरण करना चाहिए, पशु चारण पर नियंत्रण करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि मृदा संरक्षण के सरकारी प्रयास क्या हैं। जबकि सीमित क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयास से अनेक उपाय किए जा सकते हैं, जैसे समोच्च कृषि, सीढ़ीदार खेती, जैविक खादों का अधिक उपयोग। जैविक खादों का उपयोग में वही जीवांश जो है ह्यूमस यानी कि सड़े गले चीजों से खाद बनाना। 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना होती है। अब पूरे देश में संपूर्ण भारत एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन ने 3772 जल विभाजक क्षेत्रों की पहचान कर राज्यों को राज्य भूमि उपयोग बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है, यानी कि राज्य भूमि उपयोग बोर्ड। संपूर्ण भारत मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन ने हर एक राज्य को यह निर्देश दिया है कि आप क्या करें कि ये बोर्ड जो है मतलब राज्य भूमि उपयोग बोर्ड संरक्षण कार्यक्रमों का निर्माण, कार्यान्वयन तथा समन्वय के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी कि जो पूरा, और यही लोग जो हैं, ये जो राज्य भूमि उपयोग बोर्ड है यही तो अभी करता है सॉइल हेल्थ कार्ड जो है यही लोग जारी करते हैं, हर एक स्टेट में बना हुआ है। मृदा संरक्षण के प्रमुख केंद्र बिंदु जिनमें बीहड़ समस्या है, बाढ़ को नियंत्रण करना चाहिए, इसके लिए माला नहर योजना और गंगा कावेरी योजना जैसी योजनाएं हम लोगों ने बनाई हैं, लेकिन पैसे के चलते यानी कि फाइनेंशियल रुकावट के चलते इसे अभी पूरा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया है, तो अभी वो ठंडे बक्से में पड़ा हुआ है। वन रोपण करना चाहिए, बेकार भूमि का पुनरुद्धार करना चाहिए, झूम कृषि पर नियंत्रण कीजिए यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है, और क्षारीय यानी कि ऊसर भूमि का उद्धार करें। ये अपना टोटल रहा सॉइल और सॉइल से रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं हम लोगों ने देखा। इसमें हम लोगों ने देखा कि भारत में मिट्टी के प्रकार 8